Okay, hi everyone. So today we are going to discuss one interesting problem from HC वर्मा और फिर देखेंगे कि इस पे कंसेप्ट पे और किस तरह से वेरिएशंस करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. इस प्रॉब्लम में पॉसिबल वेरिएशंस की भी बात करेंगे. Okay, so let's see. A smooth wedge A is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling near the Earth's surface. A block B placed at the top of the wedge takes time capital T to slide down the length of the wedge. If the block is placed at the top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken at the same instant, the block will take a time longer than capital T to slide down the wedge, take a time shorter than the capital T to slide down the wedge, remain at the top of the wedge or jump off the wedge. So let's solve it in a generalized way so that you can understand all the possible variations in this problem. So अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक वेज रखा हुआ है और उसके टॉप पर आप एक ब्लॉक रखते हो और उसे रेस्ट से छोड़ देते हो. सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय दिस ब्लॉक टू रीच एट द बॉटम ऑफ द वेज. कैसे निकालेंगे? पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको mg फोर्स दिखेगा और ऊपर के परपेंडिकुलर टू द वेज आपको एक नॉर्मल फोर्स दिखेगा, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, सो क्या एक्सेलरेशन होगा? ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द कंपोनेंट्स ऑफ mg. सो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा होता है और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन कितना होता है? mg sin थीटा. और आप कहते हो कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है, सो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, नेट फोर्स शुड बी जीरो. सो दैट गिव्स यू n इज इक्वल टू mg cos थीटा. और पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस आप कहते हो कि एक्सेलरेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय फोर्स अपॉन मास. सो दैट इज द नेट फोर्स mg sin थीटा और इसे मास से डिवाइड करेंगे, सो दैट इज g sin थीटा. सो ब्लॉक g sin थीटा से along the inclined surface मूव करता हुआ नीचे आएगा. सो अगर मैं कहूं कि what is the time taken by the block to reach the bottom, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, s is equal to ut plus half at square, ut plus half at square. इस केस में we will assume that the length of this inclined plane is L, capital L, है ना? टाइम निकालने के लिए आपको लेंथ पता होना चाहिए, बिकॉज विदाउट डिस्टेंस यू कैनॉट फाइंड आउट द टाइम. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है दैट यू शुड नो. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द लेंथ टू बी L. सो S की जगह L रखो, L U की जगह क्या आएगा? जीरो. लेट्स assume that we have started we have left the block from rest, so U जीरो हो जाएगा, that is half. A की जगह क्या आ जाएगा? G sin थीटा और t square. So that time we want to find out, that is 2L upon G sin theta. G sin theta, this is the time taken by the block. in fact इसका रूट आएगा. सो ये टाइम लग रहा है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और टी नॉट कह देते हैं, ठीक है? अंडर रूट 2L अपॉन G sin थीटा. ओके, अब बात करते हैं, और इसमें नॉर्मल कितना है? एम जी कॉस थीटा, ये भी याद रखना, ठीक है? अब हम चलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में. नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा? मान लो ये जो वेज रखा है ये किसी चैम्बर में रखा हुआ है, राइट? किसी चैम्बर में, और वो चैम्बर एक केबल से कनेक्टेड है, इस तरह से देखो. और जो केबल है वो उस चैम्बर को एक्सेलरेट करती है. मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द चैम्बर ए है, राइट? ऊपर की तरफ ए से एक्सेलरेट कर रहा है चैम्बर, तो वेज भी ऊपर की तरफ ए से एक्सेलरेट करेगा. और अब इफ आई आस्क यू टू फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस ब्लॉक टू रीच एट द बॉटम ऑफ द वेज, सेम, बाकी सारी कंडीशन सेम है, ये लेंथ एल दे रखी है. सो अब देखो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, राइट? क्योंकि जो वेज है वो अब एक्सेलरेट कर रहा है. सो अब आपको जो मोशन एनालाइज करोगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस फ्रेम से एनालाइज कर रहे हो. आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन एनालाइज दिस फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड, और यू कैन एनालाइज द सेम थिंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द वेज. सो दोनों केस में यू शुड गेट द सेम आंसर. सो इनफैक्ट दोनों मेथड आर इक्वली वैलिड. So you can solve by either method. So let me choose a frame, let me solve it from the frame of reference of the wedge. हम ground से भी करेंगे, but we will do it later and talk about it, that if you do it from the frame of reference of the wedge, it's quite simple and ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको. Then frame of reference of ground से भी हो जाएगा, I will tell you how, but for the time being let's stick ourselves to the frame of reference of the wedge. अब मैं FBD बनाता हूं इसका. सो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक तो mg नीचे की तरफ एज यूजुअल, नॉर्मल,
और इसके एडिशन में, इन एडिशनल टू दीज फोर्सेस आई नीड टू शो अ सूडो फोर्सेस, बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम से सूडो फोर्स भी लगता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट into acceleration of the observer, which is m into a, और डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर अगर ऊपर की तरफ a से जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा सूडो फोर्स का? डाउनवर्ड, राइट, बिकॉज ऑब्जर्वर का ऊपर है. सो m into a दिखाओ नीचे की तरफ. सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक. अब आप देखो, अगर पहले वाले फ्री बॉडी से कंपेयर करो, आप देखो कि पहले हमारे पास एम जी नीचे था, इस बार क्या है? एम जी प्लस ए है नीचे की तरफ, राइट, और कोई भी चेंज नहीं है. ऊपर की तरफ नॉर्मल है और बाकी सारी कंडीशन सेम है. सो either you can repeat the same procedure, right? Take the component of mg plus a, then equate it to the normal perpendicular to the inclined plane. आपको equate करने forces, और along the inclined plane आपको f is equal to ma से acceleration निकालना है. So अगर आप कंपेयर करके निकालो तो भी सेम है, और अगर इक्वेशन करके निकालो तो भी सेम है. सो आपको जो आएगा n विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए का cos थीटा आएगा. और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? दैट विल बी g प्लस ए इनटू साइन थीटा. अब पहले से कंपेयर करो तो पहले नॉर्मल आ रहा था m g cos थीटा, राइट, और एक्सेलरेशन आ रहा था g sin थीटा. जस्ट g को मैंने g प्लस ए से रिप्लेस कर दिया. यू कैन से अपेरेंट ग्रेविटी, अपेरेंट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी g से g प्लस ए हो गई है. दैट्स इट. सो ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. अब मैं केसेस की बात करता हूं. ठीक है, आपको एक्सेलरेशन आ गया. अब पहले टाइम भी निकाल लेते हैं. व्हाट इज द टाइम टेकन? वही आपको सेम रखना है. सो पहले कितना आया था? पहले आया था, आप अगेन इक्वेशन यूज कर सकते हो, या फिर g की जगह सिंपली g प्लस ए रख दो. सो अंडर रूट टू एल अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा. ठीक है, या तो फिर से आप इक्वेशन लगाओ. इस बार a की जगह जी प्लस ए साइन थीटा रखना. यू विल गेट द सेम टाइम. सो दिस इज द टाइम. अब बात करते हैं कि पहले कितना टाइम लग रहा था. टी नॉट कितना था? अंडर रूट टू एल अपॉन जी साइन थीटा. और अब कितना टाइम लग रहा है? टू एल अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा. सो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, पहले केसेस की बात करते हैं. केस वन कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो. एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो मतलब जो आपका चैम्बर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ ए से. सो टाइम विल इन टाइम, देखो एक्सेलरेशन डिनोमिनेटर में है. सो डिनोमिनेटर जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी डिनोमिनेटर की वैल्यू घटेगी. सो इसका मतलब टी विल बी लेस देन जीरो. टी विल बी लेसर देन टी नॉट, सॉरी, टी विल बी लेसर देन टी नॉट. अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है मतलब आपका चैम्बर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो जो आपका जो टाइम है वो डिक्रीज होगा. अब अगर ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो, तब क्या होगा? यू कैन सी ए की जगह माइनस ए सब्सटीट्यूट कर दो. मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ ए. सो सब्सटीट्यूट ए विथ माइनस ए. सो आपका जो टी आएगा, टी निकल के कितना आ जाएगा? टी विल बी अंडर रूट टू एल अपॉन जी माइनस ए साइन थीटा, राइट. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टी, टाइम टेकन. सो अगेन यू कैन सी जैसे जैसे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आप इंक्रीज करोगे, आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज होगा, और यू कैन से जो टी है वो इंक्रीज होगा. तो टी विल बी ग्रेटर देन टी नॉट, राइट. और एक स्पेशल केस, अगर a इज इक्वल टू जीरो है तो वो तो t इज इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, राइट. इनर्शियल फ्रेम, अगर आप कहो कि a इज इक्वल टू जीरो है मतलब आपका जो चैम्बर है या तो वो रेस्ट में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दैट बिकम्स एन इनर्शियल फ्रेम. वही सब केस है. ठीक है, सो क्वाइट सिंपल. अब एक और अच्छा केस बनता है कि अगर मैं कहूं कि ये फ्री फॉलिंग वाला केस है. फ्री फॉलिंग मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू जी, डाउनवर्ड जी से मूव कर रहा है. ठीक है, तब क्या होगा? तब यू कैन सी, अगर आप ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वाला केस है ना, उसमें ए की जगह जी सब्सटीट्यूट करते हो तो टी का वैल्यू कितना आएगा? इफ ए इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड, ठीक है, सो आप चेक करो टी का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है. क्यों इनफाइनाइट आ रहा है? जी माइनस जी साइन थीटा. सो सम फाइनाइट अपॉन जीरो विच इज इनफाइनाइट, और रूट ऑफ इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट. सो टाइम इनफाइनाइट आ रहा है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ब्लॉक कभी बॉटम तक पहुंच ही नहीं पाएगा. ब्लॉक बॉटम पे नहीं पहुंच पा रहा. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज रेस्ट में है, वो मूव ही नहीं कर रहा डाउनवर्ड, राइट. सो दैट इज द केस. और एक और केस बनता है, मान लो अब कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव तो है बट ग्रेटर देन जी है. जैसे डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है आपका वेज, तब क्या होगा? तब चेक करो टी का वैल्यू, अगर ए
इज ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जी है और जी डाउनवर्ड है, ठीक है। सो आप देखो टी का वैल्यू यहाँ पे जी ए का वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं विच इज ग्रेटर देन जी, तो यू कैन चेक कि टी रूट ओवर ऑफ सम नेगेटिव वैल्यू विच इज इमेजिनरी, इमेजिनरी आ रहा है कभी। तो व्हाट डज दिस मीन, इज दिस फिजिकली पॉसिबल, क्या ये कभी पॉसिबल भी है? ओके सो अभी मैं इस केस पे वापस आऊंगा। पहले आप नॉर्मल को भी कंपेयर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नॉर्मल का वैल्यू कितना था? नॉर्मल वॉज इक्वल टू कितना था? जी प्लस ए साइन थीटा, दैट वॉज एक्सेलरेशन, जी प्लस ए कॉस थीटा। नॉर्मल का वैल्यू है, सारे केस में मैं उसे नॉर्मल को भी कंपेयर करना चाहता हूँ। नॉर्मल वॉज इक्वल टू एम जी प्लस ए कॉस थीटा, राइट। अब फिर से एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल इंक्रीज करेगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, राइट, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो नॉर्मल डिक्रीज करेगा। यू कैन सी कि जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो ए की जगह अगर हम माइनस ए सब्सटीट्यूट कर दें तो जी माइनस ए कॉस थीटा, राइट। तो जैसे जैसे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जाएगा नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करता जाएगा। इफ ए बिकम्स इक्वल टू जीरो देन नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, वही पुराना वाला केस है, राइट। ओके, अब बात करते हैं कि अगर एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू जी डाउनवर्ड, मतलब फ्री फॉल होने लगा, तो उस केस में नॉर्मल कितना हो जाएगा? ए की जगह जी सब्सटीट्यूट करो सो जीरो। अब अगर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी डाउनवर्ड, राइट, मान लो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, सो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका जो नॉर्मल है इसमें अगर मैं ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं जी से बड़ी, सो नॉर्मल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या ये केस पॉसिबल है? देखो, जैसे ही जी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो जी से ज्यादा हो रहा है, हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो नॉर्मल भी लेस देन जीरो आ जा रहा है और जो टाइम है वो भी इमेजिनरी आ जा रहा है। तो उस केस को हम अलग से डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द चैम्बर बिकम्स ग्रेटर देन द जी, राइट, स्मॉल जी। सो उस केस में आप देखो होगा क्या एक्चुअल में कि यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ब्लॉक जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज, वो दैट विल बी सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ द चैम्बर। सो अगर चैम्बर नीचे ए से मूव कर रहा है तो जो वेज है वो भी नीचे ए से मूव करेगा विच इज ग्रेटर देन जी। बट जैसे ही ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा, इनके बीच में कांटेक्ट टूट जाएगा। क्यों कांटेक्ट टूट जाएगा? बिकॉज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट द ब्लॉक कैन हैव इज जी, राइट। जब फ्री फॉल हो रहा था तो नॉर्मल जीरो हो गया था और टाइम इनफाइनाइट हो गया था। अब जैसे ही दिस वाज द केस व्हेन ए वाज इक्वल टू जी, अब जैसे ही एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ग्रेविटी होगा, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा? इनके बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा ही विथ जी। और ये जो है वेज, इसका जो इंक्लाइन प्लेन है ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा विथ ए, और ए अगर ग्रेटर देन जी है, सो ये फर्दर इनके बीच का सेपरेशन और इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सो और एक टाइम में ऐसा भी आएगा कि ये जो ब्लॉक है फाइनली द रूफ ऑफ द चैम्बर से जाके टकरा जाएगा, because the separation between the wedge inclined surface of the wedge and the block will kept on increasing, and at a point what will happen, this block will collide with the roof of the chamber. Okay, so I hope this case is also clear. अब हम वापस ऑप्शंस पे आते हैं और आपको सारे केस आसानी से क्लियर होंगे। अब देखो, टेक्स अ टाइम लॉन्गर देन कैपिटल टी टू स्लाइड डाउन द वेज, ये कौन सा केस था? जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, राइट, ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। सो दिस वाज द केस जब आपका जो टाइम लग रहा था दैट बिकम्स, दिस वाज नॉट द केस, उस केस में हमारा कम टाइम लग रहा था, राइट, जब ऊपर की तरफ आपका जो चैम्बर एक्सेलरेट कर रहा था ए वाज ग्रेटर देन जीरो, तो टाइम जो था, टाइम वाज लेस देन टी नॉट। सो सेकंड केस है ये, राइट, टेक अ टाइम शॉर्टर देन टी टू स्लाइड डाउन द वेज, ठीक है। और टेक्स अ टाइम लॉन्गर देन कैपिटल टी टू स्लाइड डाउन द वेज, ये कौन सा केस था? जब आपका जो एक्सेलरेशन था वो डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन था, बट उसकी वैल्यू लेस देन जी थी, राइट, लेस देन जी थी और वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा था। दिस वाज द कंडीशन जब जो ब्लॉक है दैट वाज टेकिंग अ टाइम विच इज लॉन्गर देन द कैपिटल टी। कैपिटल टी कौन सा टाइम है? द टाइम विच द ब्लॉक विल टेक टू स्लाइड डाउन इन एन इनर्शियल फ्रेम, और राइट, और रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज। ये कौन सा केस था? ये वो केस था जब एक्सेलरेशन कितना हो गया था? जी के बराबर,
राइट, जी के बराबर एक्सेलरेशन हो गया था, और जी कौन सा, डाउनवर्ड, और जो एक्सेलरेशन था वो डाउनवर्ड था, तो वो वहीं रह रहा था। और जंप ऑफ द वेज कब था, जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था और ग्रेटर देन जी था। सो ऑल दीज केसेस, अब आप देख लो कौन सा केस है। इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज एंड द केबल सपोर्टिंग द चैम्बर इज ब्रोकन एट द सेम इंस्टेंट। सो जब केबल ब्रॉक आप ब्रेक कर दोगे, what will happen, it will start falling freely under gravity, so that is the free falling case, मतलब acceleration of the chamber कितना हो जाएगा, g, right? So आप देख लो, a becomes equal to g, so c is the answer for this question, right? अब कुछ जनरल बातें और डिस्कस कर लेते हैं, राइट? पहले मैं आपको और कुछ बता देता हूं। देखो, हमने निकाला कि जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का वो कितना होगा, दैट विल बी g प्लस ए साइन थीटा, राइट? जब आपका चैम्बर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, और ये जनरल केस है, आप एक की जगह माइनस एक रख दोगे तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा, और एक की वैल्यू जीरो रख दोगे तो वो सिंपली आपका इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल केस। अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जर्वर है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, what will be the acceleration of the block with respect to the ground, frame of reference of ground? ये जो g plus a sin theta है, ये कैसा acceleration है? This acceleration is with respect to the wedge, or you can say this is the acceleration of the block from the frame of reference of the चैम्बर। चैम्बर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इतना एक्सेलरेशन। अगर कोई कहता है कि ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितना है, तो कैसे निकालोगे? सिंपली आप देखो, चैम्बर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में g प्लस ए साइन थीटा है, g प्लस ए साइन थीटा है, और एक एक्सेलरेशन चैम्बर का खुद है ऊपर की तरफ ए। सो इनका जो रिजल्टेंट होगा, वेक्टर सम होगा, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ग्राउंड। सो सिंपल, दो वेक्टर है, दोनों का एडिशन कर लेना। अब वेक्टर एडिशन के लिए आपको एंगल चाहिए होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट ये एंगल कितना होगा। देखो, ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेशन है और आपको ये वाला एंगल चाहिए, राइट? सो ये एंगल, ये थीटा है, तो ये एंगल भी व्हाट विल बी दिस अल्टरनेट एंगल, राइट? सो ये एंगल भी थीटा होगा, सो एंगल थीटा है, और ये 90 है। सो अब ये आपको मिल गया कंपोनेंट लेके, यू कैन इजीली सॉल्व। अब हम वापस अपने इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे चलते हैं कि अगर मैं ये प्रॉब्लम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड से सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा। ओके, देखो, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है? ये आपका ब्लॉक था। अब जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और ये जो लिफ्ट, ये जो सिस्टम है, ये चैम्बर है, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से। सो अब जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप एक फोर्स mg नीचे की तरफ दिखाओगे और एक नॉर्मल दिखाओगे, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं दिखाओगे, शूडो फोर्स नहीं दिखाओगे, राइट? इनर्शियल फ्रेम से शूडो फोर्स नहीं दिखाते। अब लेकिन अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन है, तो ब्लॉक के पास एक्चुअल में अब दो एक्सेलरेशन होंगे। एक तो एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ दिस चैम्बर जो कि ऊपर की तरफ ए है, राइट? ऊपर अगर ये चैम्बर ए से मूव कर रहा है तो ब्लॉक भी ऊपर ए से मूव करेगा, और फर्दर एक एक्सेलरेशन और होगा विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। वेज के ऊपर भी वो स्लाइड करता हुआ आएगा, राइट? वो डाउनवर्ड, सो उसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेट्स कॉल इट एज a1। तो ये दो एक्सेलरेशन है, एक ए ऊपर की तरफ और एक है a1, और आपके पास दो फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है और एक mg फोर्स है। अब बात आती है कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma कैसे लिखें। अब ये दिक्कत है। पहले क्या करते थे, पहले से अगर आप जनरल वे में सोचो तो हम क्या करते थे, जितने भी फोर्सेस लग रहे होते थे उन्हें ब्रेक कर लेते थे अलोंग द ए और एक परपेंडिकुलर टू ए, राइट? और जो परपेंडिकुलर टू ए था उस डायरेक्शन में हम फोर्स बैलेंस कर देते थे, कहते थे कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं है, तो उस डायरेक्शन में हम F को जीरो लिख देते थे, F नेट जीरो, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था वहां पे F नेट इज इक्वल टू ma लिख देते थे। इस तरह से हम करते थे। बट इस बार हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन खुद ही नहीं पता कि एक्सेलरेशन होगा क्या, इनफैक्ट उसके भी हमें कंपोनेंट्स पता है। सो इस केस में आप क्या कर सकते हो, you have to take the components of force as well as the components of acceleration। कोई भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपने हिसाब से चूज कर लो, राइट? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को और एक्सेलरेशन को दोनों को ब्रेक कर दो, और रिस्पेक्टिव नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दो। मैं आपको करके दिखाता हूं। वैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो आपके पास वेरिएबल कितने हैं, पहले मैं कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज करता हूं। मान लो मैंने ये डायरेक्शन चूज कर लिया, कोई भी आपको जो मन करे आप चूज कर सकते हो।
मैं इस तरह से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना चाहता हूँ। एक ये हो गया, सो इसमें भी ये होगा, राइट, और एक ये होगा, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल को ब्रेक करो, सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, थीटा, राइट। देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो, सो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। सो ऊपर की तरफ आपके पास आ जाएगा एन का कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा एन का साइन थीटा, एन का साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन की बात करो, एक्सेलरेशन के लिए आपको ये एंगल पता है ना, ये एंगल थीटा होगा, राइट, ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा होगा। सो आपको ब्रेक किसको करना है, ए वन को, ए वन को ब्रेक करना है। सो ए वन का कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, ए वन कॉस थीटा, और ए वन का साइन थीटा नीचे की तरफ, ए वन का साइन थीटा। अगर मैं बात करूं आपके पास वेरिएबल कितने हैं, ध्यान से देखो तो ए वन वेरिएबल है और नॉर्मल वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, और दो इक्वेशन आप लिख सकते हो इन बोथ द डायरेक्शन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए वन एज वेल एज एन। देखो ए आपको पता है, ए क्या है, एक्सिलरेशन ऑफ दिस वेज, और यू कैन से चैम्बर का एक्सिलरेशन, वो हमें देगा क्वेश्चन में, राइट। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जो ए था वो कितना था, जी, डाउनवर्ड, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख देते हैं। पहले y डायरेक्शन में लिखते हैं, y मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स, देखो ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ रहा है n cos थीटा माइनस एम जी, एन कॉस थीटा माइनस एम जी, दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, दैट इज ऊपर की तरफ, क्योंकि नेट फोर्स हमने ऊपर की तरफ लिखा है ना, सो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, a माइनस ए वन साइन थीटा, a माइनस ए वन साइन थीटा, ठीक है। अब x डायरेक्शन में लिखते हैं, x डायरेक्शन में देखो n साइन थीटा है, सो नेट फोर्स इज n साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू a1 cos थीटा, राइट, ओके। सो कोई भी एक वैल्यू निकाल के बता देता हूं मैं आपको कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं। सो a1 का वैल्यू निकालते हैं, चलो। a1 कैसे निकालोगे, n यहां से निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, n कितना आ रहा है, m a1 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो n की जगह ये रखो, तो m a1 cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस एम जी, दैट शुड बी इक्वल टू एम ए माइनस एम ए वन साइन थीटा, राइट। अब इसे सिंपल सॉल्व करना है, सो व्हाट हैपेंड, पेजेस खत्म हो गए लगता है, ओके। इसे सॉल्व करो, ए वन को इस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, सो चेक करो कितना आ रहा है, एम ए वन, राइट, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस एम जी। वैसे एम कॉमन निकाल के काट दो, एम दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है, सो ए वन का जो वैल्यू आ रहा है, ये साइन थीटा को सॉल्व करो, सो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो वन हो गया ऊपर, और नीचे साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू ए प्लस जी, राइट, ए प्लस जी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वन है, राइट, ए वन है ये, तो ए वन इज कमिंग आउट टू बी ए प्लस जी साइन थीटा। देखो ए प्लस जी साइन थीटा आ गया, और ये ए वन है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, और वो हमने पहले भी, अगर आपको याद हो तो ए प्लस जी साइन थीटा आया था, चेक करो, ऊपर जाओ वापस, ए प्लस जी साइन थीटा आया था ना, देखो ए प्लस जी साइन थीटा, राइट, और ऊपर की तरफ ए था, तो सेम आ गया, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम आ गया, और you know both the methods are equally valid. So I hope you have understood this concept of HC Verma, and if you have any further confusion or want to discuss any problem, you can send that on the Telegram group, you will get the link in the description. Keep working hard and best of luck for your exams.